हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। रिदम कोचिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सर ने आपके लिए एक मुहिम चला रखी है जिसमें हम 11-12 का और जेट लेवल का, नीट या जेई लेवल का जो सिलेबस है उसको कवर करवा देते हैं। जो हमारे पास कंपटीशन एग्ज़ाम है लाइक एज नीट और जेई है ना, उस बेसिस से उससे भी आगे अपन जैसे जो बच्चे की पीजी या यूजी के अंदर जो क्लासेस होती हैं उसका भी अपन कवर अप करवा देते हैं। जैसे आने वाली सीईटी वगैरह की एग्ज़ाम होती हैं उसका भी अपन यहाँ पर करवाते हैं। तो उस बिहाफ पर हम जो बच्चे 11-12 के हैं उनके जो एकेडमिक जो क्लासेज होती हैं उन एकेडमिक क्लासेस को भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें ये रहता है कि भाई बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले जो सिलेबस था, चाहे हमारे पास नीट हो चाहे जेई हो और चाहे हमारे पास बोर्ड क्लासेज हो, चाहे अपन सीबीएसई की बात कर लें चाहे अपन स्टेट बोर्ड यानी आरबीएसई की बात कर लेते हैं, इन सभी को देखते हुए हमने ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं कि हम प्रॉपर ढंग से और टॉपिक टू टॉपिक बच्चों को बता सकें कि क्या चीज़ हट गई क्या नहीं हटी। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है ना बच्चों को, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई गवर्नमेंट ने जो एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक हटाए हुए हैं उनमें से क्या टॉपिक हटे हमारे पास और क्या टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं। तो बच्चा इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पा रहा है कि भाई कौन से टॉपिक वो पढ़े कौन से टॉपिक नहीं पढ़े। तो यहाँ पर जो क्लासेज होने वाली है ना आपकी, वो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस होंगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी भटकने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से आपकी क्लासेज होने वाली हैं टॉपिक वाइज, जो कि आपका चाहे आपका नया नीट का जो सिलेबस आया हो, जो टॉपिक वाइज आया हो, बिल्कुल चैप्टर वाइज आया है, या आपका जो एकेडमिक यानी जो आपका 12th लेवल यानी 12th के जो एग्ज़ाम दोगे बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग से सारे के सारे टॉपिक एक सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप उनको आराम से देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को एक मजबूत दिशा दे सकते हो, ठीक है ना। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस मुहिम के अंदर, तो फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये जो चैप्टर हमारे पास होने वाले हैं ये छोटे छोटे एक सेगमेंट के अंदर होंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर एक ही मैं चाहूँ तो मतलब आपको एक जो चैप्टर है उसको एक लेक्चर के अंदर भी कंप्लीट कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे का बन जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि बच्चे की कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी। एक छोटा जो वीडियो होता है उसको आप आसानी से देख सकते हो और ईजी भी रहता है आपको देखने के लिए, एक टाइम भी आपके कंज्यूमिंग नहीं रहता। और एक छोटा जो वीडियो होता है वो ये है कि बच्चा उसको देखता है तो पीछे की चीज़ों को भूलता नहीं है और बार बार उसको रिवाइज कर सकता है। और डेफिनेटली आई श्योर कि भाई आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे ना तो आपको हो सकता है कि रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, आपका वीडियो देख के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना बेटा। तो आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर का अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर हमारे पास फर्स्ट है और इसका नाम है हमारे पास विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र तो है हमारे पास, टोटल जो चैप्टर हैं 12th के अंदर अगर बात करें तो टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में से हमारे पास इनका डिवाइडेशन हो रखा है कि 1, 2 एंड 3 अलग चैप्टर हैं और 4, 5, 6 अलग चैप्टर हैं। 7 हमारे पास एसी का आ जाता है और उसके बाद में अलग हमारे पास जो एरिया है उसके हमारे पास चैप्टर आ जाते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा हमारे पास आधार रहते हैं स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। और अगर बात करते हैं 4, 5 और 6 ये आधारित हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी चुंबकत्व पर आधारित हैं। और ये सारे के सारे हमारे पास जो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 6 चैप्टर आते हैं ये हमारे पास कंप्लीट एक ब्रांच आती है भौतिक विज्ञान की, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। देखो समझो पहले क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय और इस विद्युत चुंबकीय को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक आता है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा हमारे पास आता है गतिक वैद्युतिकी।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो विद्युत चुंबकी की, यानी हमारे पास इससे नाम से समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। देखो अगर बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रो दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रो, यानी जो इलेक्ट्रो है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो है ना। तो इलेक्ट्रो की बात करते हैं तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास चार्ज, यानी आवेश। क्या होता है, चार्ज मीन्स आवेश। और यहाँ पर आपको दिख रहा है देखो स्टैटिक्स, दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, स्टैटिक, यानी स्थिर, इन रेस्ट पोजीशन, स्थिर। यहाँ पर भी आपका दिख रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यानी चार्ज यानी आवेश होता है हमारे पास, और डायनेमिक्स यानी इन मोशन, यानी गतिशील होता है। क्या होता है, गतिशील। सिंपली अगर इस इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी विद्युत चुंबकी की एक शाखा है भौतिक विज्ञान की, जिसके अंतर्गत अपन गतिशील और स्थिर आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और आवेश की गति के आधार पर ही या स्टेबिलिटी के आधार पर ही हमने इसको दो ब्रांचों में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास है स्थिर वैद्युत की, और एक हमारे पास है गतिक वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो यानी चार्ज, स्टैटिक्स यानी स्थिर, यानी आवेश कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर आवेश स्थिर रहेगा तो स्थिर आवेश का जिस ब्रांच के अंदर अपन अध्ययन करेंगे उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। और यदि आवेश हमारे पास गतिशील हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गतिक वैद्युत की। अर्थात अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है हमारे पास गतिक वैद्युत की कहलाती है। यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अब देखो समझो, यहाँ पर आपको ये तो दिख रहा है कि सर ये स्थिर वैद्युत की और गतिक वैद्युत की आपने करा दिए। ये मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि हमारे पास जो बुक है 12th की, उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तो इस पर आधारित है। बाकी अगर बात करते हैं तो 4, 5, 6 इवन 7 की भी बात कर लेते हो तो हमारे पास किस पर आधारित है, गतिक वैद्युत के आधारित है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो स्थिर वैद्युत की, इनमें दो ही चीज़ें हमारे पास, देखो वैद्युत की यानी वैद्युत की बात करेंगे और चुंबकी की यानी चुंबक की बात करेंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास गतिक वैद्युत की हो रही है और यहाँ पर स्थिर वैद्युत की हो रही है। गतिक वैद्युत की अगर बात करेंगे तो हम बात करते हैं किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र बोल दो या विद्युत क्षेत्र बोल दो। यानी आवेश जब स्थिर रहेगा ना तो हमको केवल और केवल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न करेगा। और जब आवेश हमारे पास गतिशील हो जाएगा तो विद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे पास क्या करेगा, ये उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। यानी हम बात करें तो स्थिर आवेश केवल और केवल बात करता है विद्युत क्षेत्र की, जबकि गतिशील आवेश हमारे पास बात करता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की भी। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया जनरली। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं, जो टॉपिक हमारे पास विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अब देखो समझो, इसमें दिख तो रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। देखो बेटा, अब ये विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। देखो आवेश से अगर अपन बात करें, क्योंकि सारी चीज़ डिपेंड किस पे करेगी, हमारे पास आवेश पर डिपेंड करेगी, चाहे हमारे पास स्थिर वैद्युत की हो चाहे हमारे पास गतिक वैद्युत की हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। देखो विद्युत आवेश की हिस्ट्री यानी स्टोरी सुनाने में देखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है, चाहे बोर्ड में हो चाहे आपकी कंपटीशन क्लासेस के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर मैं विद्युत आवेश की परिभाषा से पहले मैं बात करूँगा इसके प्रकार की, विद्युत आवेश के प्रकार की, क्योंकि प्रकार से आपके परिभाषा इजीली बन जाएगी। तो यहाँ पर इसके टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं अपन। तो विद्युत जो हमारे पास आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपको पता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक आपके पास होता है ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब आप बोलोगे सर ये धनावेश और ऋणावेश का हमारे पास डिवाइडेशन हुआ कैसे है, तो इनका डिवाइडेशन हुआ इस तरीक़ा से है। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। कुछ वस्तु हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि चालक की तरह बिहेव करती हैं, और कुछ वस्तु ऐसी होती है जो हमारे पास कुचालक की भांति बिहेव करती हैं। अब इन वस्तुओं के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो अवस्था में होते हैं, हमारे पास मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था में होते हैं।
अगर जो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है तो वो डेफिनेटली विद्युत धारा का क्या करेंगी, चालन करेंगी, और जो हमारे पास बद्ध अवस्था के रूप में है वो डेफिनेटली विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम इसको ऊर्जा दे देते हैं, जैसे इस वस्तु को हम देते हैं एनर्जी, ऊर्जा, जैसे ही ऊर्जा देंगे तो इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड अवस्था में आ जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे, और इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से बाहर निकलेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब अस्थायी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो उसको जाना पड़ेगा ना, ऐसे हवा में तो रह नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, तो ये पास में रखी किसी दूसरी वस्तु के अंदर चला जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इससे निकला है और इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है हमारे पास, ऋण आवेशित हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो ये क्या हुआ, हमारे पास दाता हुआ ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो ये वस्तु हमारे पास क्या हुई, दाता हुई, और दाता हमेशा कैसा होता है, हमारे पास धनावेश होता है। और इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया है, यानी ये ऋणी हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इस वस्तु पर हमारे पास आवेश किया जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, अगर उससे अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना तो उस पर आ जाएगा धनावेश, और कोई भी वस्तु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी ना तो उस वस्तु पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन गया है उतना ही इस पर धनावेश आएगा, और जितना इसने इलेक्ट्रॉन लिया है उतना ही इस पर ऋण आवेश आएगा। अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का परिमाण हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पर समान होगा। बात क्लियर यहाँ तक? अब ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई आवेश का डिवाइडेशन हमने इस तरीक़ा से किया है। अगर आगे हम बात करते हैं तो देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास आवेश धन आवेश है और ऋण आवेश है। देखो ये जो धन धन आवेश है, हमने कभी भी देखा है कि कोई भी, चाहे अपन किसी भी सेगमेंट के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं कि चाहे दो बच्चे इंटेलिजेंट हो, चाहे दो बच्चे हमारे पास कमज़ोर हो थोड़े, कभी भी अगर जनरली देखा जाए तो बच्चे जो हमारे पास इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो दो बच्चे उनके अंदर बनेगी नहीं, यानी पास पास नहीं बैठ सकते वो इजीली, और दो बच्चे जो कमज़ोर हैं वो भी पास पास नहीं बैठ सकते। लेकिन यदि एक बच्चा कमज़ोर और एक हमारे पास क्या हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, तो आपस में उनमें अच्छी बन सकती है। यहाँ पर भी सेम है हमारे पास कि ये दोनों धनावेश है हमारे पास। धनावेश यानी सजातीय आवेश, यानी इनकी जाति कैसी है, समान है, यानी इनकी प्रकृति कैसी है, समान है, इनका नेचर कैसा है, हमारे पास समान है। और यहाँ पर ये माइनस माइनस भी हमारे पास अपने दोनों नेचर को कैसे कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। इससे हमको ये ज्ञात होता है कि दो हमारे पास सजातीय आवेश, चाहे वो धन धन हो चाहे वो ऋण ऋण हो, यानी ये एक दूसरे को कभी आकर्षित नहीं कर सकते, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे वो धन धन हो चाहे वो ऋण ऋण हो। इससे हमारे पास ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारे पास सजातीय आवेशों के मध्य तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि मैं एक प्लस ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ, या एक माइनस और दूसरा क्या ले लेता हूँ, प्लस, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये माइनस प्लस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इससे हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि सजातीय आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब देखो, अब इनके आधार पर अपन डेफिनेशन जो बनाएंगे वो डेफिनेशन बनेगी कैसे, समझने की कोशिश करना। देखो मेरे पास एक वस्तु है और ये वस्तु हमारे पास कैसी है, धनावेशित। एक वस्तु है हमारे पास वो भी धनावेशित है, और एक दूसरी वस्तु हमारे पास वो क्या है, ऋणावेशित। अब देखो इस वस्तु के बारे में बात करते हैं। ये वस्तु इस वस्तु को क्या करेगी, प्रतिकर्षित तो करेगी, और ये वस्तु इस वस्तु को क्या करेगी, आकर्षित तो करेगी, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु का गुणधर्म कैसा है, धनावेशित, और इस वस्तु गुणधर्म धनावेशित और इसका कैसा है, ऋणावेशित। तो ये वस्तु इन वस्तुओं के साथ जो व्यवहार कर रही है वो इसके आवेश के अनुसार ही तो कर रही है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म होता है जो कि यह बताता है कि यह वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगी, अर्थात अपने नेचर यानी अपनी प्रकृति के अनुसार वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। बात क्लियर, ठीक है। तो पहली परिभाषा सिंपली क्या हुई कि आवेश किसी वस्तु का गुणधर्म है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि वह वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगी, अर्थात उनको आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा की बात करें तो अभी मैंने आपको ये बोला था कि जो आवेश होते हैं वो हमारे पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यानी आवेश हमारे पास वह एक भौतिक राशि तो नहीं बोल सकते इसको आवेश को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और आवेश भौतिक राशि है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपन भौतिक राशि नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है। तो आवेश हमारे पास एक वह भौतिक राशि है
जो कि या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या विद्युत तथा चुंबकीय दोनों ही क्षेत्र क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो ये हमारे पास दो परिभाषाएं हो गई हैं। अब देखो सिंपली मैंने आपको बोल तो दिया कि भाई ये प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और ये प्लस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अर्थात ये जो बल, अब देखो ये कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा और कितने बल से आकर्षित करेगा। तो इन दोनों आवेशित वस्तुओं के मध्य जो बल लग रहा है उस बल को अपन बोलते हैं वैद्युत बल। क्या बोलते हैं, वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि भाई ये कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है और कितने बल से क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। यानी हमको परिमाण की बात करने लग जाते हैं। तो परिमाण की जब बात करने लग जाते हैं तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक नियम आता है। उस नियम को अपन बोलते हैं कूलाम का नियम। किसका नियम बोलते हैं, कूलाम का नियम। लेकिन इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं इनके आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सिंपल सी है, मैं बोल के सुना देता हूं आपको कि देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आवेश हमारे पास एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो पहला गुणधर्म तो हो गया कि आवेश हमारे पास एक अदिश राशि है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आ जाएगा धनावेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं तो सजातीय आवेश यानी धन धन या माइनस माइनस एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी वस्तु हमारे पास उस पर आवेश हम बोल रहे हैं कि सर जीरो है, उस पर आवेश जीरो है। देखो किसी भी वस्तु पर आवेश कभी जीरो नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है हमारे पास। कैसा है, उदासीन। अब उदासीन का मतलब क्या हुआ कि इस पर जितना धनावेश है उतना ही हमारे पास क्या है, ऋण आवेश है। यानी किसी वस्तु में जितना धनावेश होता है और जितना ही ऋण आवेश होता है तो उसको न्यूट्रल यानी उदासीन वस्तु कहा जाता है ना। और अपन बोल सकते हैं कि जितना धन है उतना हमारे पास क्या है, माइनस। अर्थात आवेश एक संरक्षित राशि है यानी चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी हमारे पास। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश का मान कभी शून्य तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई उसमें प्रोटॉन नहीं होंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। शून्य इसका मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, अर्थात जितना धनावेश है उतना ही हमारे पास क्या है, ऋण आवेश है। तो हमारे पास क्या हो गया, आवेश के गुणधर्म। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो रिलेटेड आवेश से ही है। और मैंने अभी आपको बताया कि आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, और स्थिर वैद्युत बल का जो परिमाण निकालते हैं वो निकालते हैं कूलाम के नियम के आधार पर। तो अगला जो सेगमेंट आता है हमारे पास वो आता है कूलाम का नियम। एक जनरली छोटी सी बात और कर लेते हैं कि आवेश का जो हमारे पास मात्रक होता है एसआई पद्धति के अंदर वो होता है हमारे पास कूलाम, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको अपन बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है हमारे पास 96,500 कूलाम। आवेश की अगर सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास स्टेट कूलाम, और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और आवेश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम ये हमारे पास क्या है, सीजीएस मात्रक है किसका, आवेश का। ठीक है ना। देखो बेटा बात करते हैं किसके, अपन कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, ये कूलाम का नियम है। देखो सिंपली अगर बोलें तो देखो कूलाम ने क्या बोला था कि सर कोई भी दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात स्थिर वैद्युत जो बल है उस बल का जो परिमाण है ना दोनों वस्तुओं के आवेशों पर निर्भर करेगा और दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी मैं बोल देता हूं कि सर एक वस्तु पर आवेश कितना है हमारे पास Q1 और दूसरी वस्तु पर हमारे पास आवेश कितना है Q2। यानी एक वस्तु पर आवेश Q1 है और दूसरी वस्तु पर आवेश कितना है Q2, और इन दोनों वस्तुओं को हमने किसी दूरी R पर रख दिया। किस पर रख दिया है, R पर। देखो ये दोनों आवेश हमारे पास प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं। जब यहाँ पर सजातीय आवेश होंगे हमारे पास तो एक दूसरे के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। हम डेरिवेशन के लिए दोनों ही आवेशों को क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। आपकी चॉइस है, अगर प्लस लेना चाहो तो प्लस और माइनस लेना चाहो तो माइनस। तो कूलाम ये बोलता है कि सर देखो ये प्लस प्लस है ना, तो अगर ये इस पर बल लगाएगा तो इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये इस पर इधर बल लगाएगा तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कूलाम ने साथ ही साथ एक बात और बोली थी कि जब ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं तो उस बल का परिमाण तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो कैसा रहता है, सेम रहता है, लेकिन आरोपित बल की दिशा हमारे पास कैसी रहती है, अलग अलग रहती है। तो इसने ये बोला कि सर चाहे इनके मध्य आकर्षित बल लगे चाहे इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगे, इनके मध्य जो लगने वाला जो बल है ना यानी F, इन दोनों वस्तुओं के आवेश के परिमाण के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी सिंपली ये बोला है
कि जितना ज़्यादा आवेश का परिमाण होगा बल का मान भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और दूरी जितनी कम होगी बल का परिमाण उतना ही अधिक होगा, और दूरी जितनी ज़्यादा होगी बल का परिमाण उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसलिए इन दोनों को तो समानुपाती कर दिया और इसको क्या कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अगर हम बात करते हैं कि सर इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख दिया जाए तो F समानुपाती हमको मिल जाता है बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर भी आया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी हमारे पास स्थिर वैद्युत बल या वैद्युत बल का परिमाण जो मिला है वो मिला है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K है हमारे पास वो एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है जिसको कूलाम नियतांक कहा जाता है, और इसका मान होता है हमारे पास 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। बात क्लियर। यहाँ K के एक अन्य मान की ओर बात करते हैं तो K का जो अन्य मान होता है वो होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युतशीलता। और 12वीं क्लास का 2023 का जो एग्जाम हुआ था आरबीएससी बोर्ड का, उसमें मान पूछा गया था एप्सिलॉन नॉट का, ये होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। सिंपली अगर बात करें तो एक बार और मैं इसको रिकवर करवा देता हूँ। कूलाम का नियम, कूलाम हमारे पास किसी दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल की गणना करता है, और वो बल भी हमारे पास स्थिर वैद्युत या वैद्युत बल होता है। कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल इनके आवेशों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती, तथा इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। K हमारे पास एक नियतांक है जिसको कूलाम नियतांक कहा जाता है, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। K के अन्य मान की बात करें तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को अपन निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। तो यहाँ से अपन ने आज जो बेसिक चीज़ें पढ़ी है, एक तो आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के गुणधर्म पढ़े, आवेश होता क्या है उस तरीक़ा से पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने कई की जो कूलाम के नियम के थ्रू हमारे पास जो वैद्युत बल आ रहा है या स्थिर वैद्युत बल आ रहा है उसकी हमने गणना की। और सिंपली अगर बात करें तो ये जो बल होता है हमारे पास, तो पूछ लिया जाता है ये बल केंद्रीय बल है। देखो ये आवेश है ना, तो हमने दूरी कहाँ से ली है, केंद्र से दूरी ली है ना, तो स्थिर वैद्युत बल हो चाहे हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये सारे के सारे बल जो होते हैं वो होते हैं केंद्रीय बल। इनसे क्वेश्चन हमारे पास पुटअप होते हैं। ये कैसे बल है हमारे पास, केंद्रीय बल हैं। दूसरे हमारे पास ये कैसे बल हैं, देखो समझो इसकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। जबकि अपन 11वीं क्लास में सेम ऐसे हमने नियम पढ़ा था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, वहाँ पर हमारे पास सूत्र आया था F बराबर G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों नियम सेम हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आकर्षण प्रकृति को शो करता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल हमारे पास आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति को क्या करता है, शो करता है। यानी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि स्थिर वैद्युत बल यानी हमारे पास वैद्युत जो बल होता है उसकी प्रकृति कौन सी होती है, तो ऑप्शन में हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति आएगी। बात क्लियर। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, देखिए देखो समझो, मैं बोल रहा हूं कि यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन को एक दूसरे से 2.56 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य आरोपित वैद्युत बल का परिमाण व प्रकृति ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन,
और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हमने 2.56 मीटर की दूरी पर रख दिया है, तो इनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की गणना कीजिए और उसकी प्रकृति भी बताइए। सिंपल से अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं हमारे पास, तो आप स्थिर वैद्युत बल की बात आते ही सीधा आपके दिमाग में आएगा कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 हमारे पास क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है। सिंपली आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है हमारे पास QE, वो होता है हमारे पास माइनस लगा देते हैं, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हमारे पास प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है ना। अब देखो माइनस प्लस है हमारे पास, एक माइनस और एक हमारे पास प्लस है, तो प्रकृति तो सीधा देख सकते हो कैसी होगी, आकर्षण की होगी, क्योंकि दोनों हमारे पास कैसे आवेश हो गए, विजातीय आवेश हो गए। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, हमारे पास आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करते हैं तो देखो K का मान हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 आता है, इंटू QE का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आता है, QP का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आता है, और बेटा R का मान हमारे पास कितना है, देखो 2.56 है, 2.56, तो 2.56 का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हो जाता है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.56 इंटू 2.56। देखो बेटा अगर पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो यहाँ पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और इसका पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो इसका पॉइंट हटाना है और इसका पॉइंट हटाना है, तो इसके पॉइंट से 1 जीरो और इसके पॉइंट से 1 जीरो। देखो ये 10, ये कट गया 100। देखो 16 से ये कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा, और 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, यानी F बराबर अगर देखा जाए तो हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर को काउंट कर लेते हैं। देखो माइनस 19 और माइनस 19 कितने होते हैं, माइनस 38 होते हैं। माइनस 38 में से अगर 9 घटाओगे तो माइनस 29 बचेंगे, माइनस 29 में से 2 घटाओगे तो माइनस 27 बचेंगे, यानी 10 की पावर कितना हुआ, माइनस 27 बचा, और अपॉन में हमारे पास क्या बच गया, 256। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। प्रकृति हमारे पास किसकी हो जाएगी, आकर्षण की हो जाएगी। इसी तरीक़ा से कम इसमें 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे पास कूलाम के नियम पर ही निर्धारित है। उन कूलाम के नियम के निर्धारित जो जितने भी सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी पैटर्न के क्वेश्चन को अपने अगली क्लास में करेंगे, जो कि आपकी कल हो जाएगी। रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लासेस डल रहेंगी, बनी रहेंगी। अगर आपको जैसे वीडियो अगर जैसे पसंद आता है तो बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आप रहोगे, एक कमेंट भी अच्छे करोगे वीडियोज़ पर, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और अपन कोशिश करेंगे कि सिस्टमेटिक ढंग से सारी की सारी क्लासेस डाली जाएँ, चाहे आपकी वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, किसी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हम भी चाहते हैं कि भाई बच्चों का एक फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर कुछ बेनिफिट हो जाए, तो उससे आपका भी बेनिफिट रहेगा और हमारा भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।